नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी के सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट को लेकर है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी एक डिटेल प्रपोजल को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के पास सबमिट किया गया, जिसमें सेकेंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी ISC-2 को बनाने का प्लान ऑफिशियली डिस्क्लोज किया गया है। ये कैरियर साइज में लगभग NS विक्रांत जैसा ही होने वाला, जो कि ऑलमोस्ट 45,000 टन के आसपास होने वाली है, लेकिन डिजाइन और टेक्नोलॉजी के लेवल पर इसमें कुछ नए चेंजेस को करने का प्लान किया जा रहा है। अभी नेवी को डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है और अभी अगला स्टेप कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का फाइनल क्लियरेंस होने वाली है, जो कि 2026 तक मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है तो इसका कंस्ट्रक्शन कोचिन शिपयार्ड में 2027 के एंड तक स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है और 2032 से 2034 के बीच इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी की फ्लीट में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। ISC-2 यानी NS विक्रमादित्य 2 का डिजाइन NS विक्रांत की प्राइमरी ब्लूप्रिंट को बेस करके बनाया जाने वाला है, ताकि इसकी डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करना संभव होने वाला है। लेकिन इसमें कुछ अभी नए अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है। सबसे पहला चेंज UAV ऑपरेशन के लिए इसे मॉडिफाई करने की बात की गई है। मतलब ये कैरियर फ्यूचर में MQ-9B रीपर जैसे ड्रोन को भी लॉन्च रिकवर करने में सक्षम होने वाला है, जो कि सर्वेलेंस और ISR मिशन के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप माना जा रहा है। दूसरा मेजर इंप्रूवमेंट इंडिजिनस कंटेंट होने वाला है और NS विक्रांत में जहां पर 75% तक इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया गया था, वहीं पर ISC-2 में यानी NS विक्रमादित्य 2 में लगभग 90% के आसपास इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल करने का टारगेट रखा गया। इसके लिए एडवांस कंपोजिट मटेरियल का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिस वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी रिड्यूस होने वाला है और इसका डेक मॉड्यूलर डिजाइन को बेस करके बनाया जाने वाला है, ताकि फ्यूचर में डायरेक्ट एनर्जी वेपन जैसे लेजर सिस्टम को भी इसमें इंटीग्रेट करना संभव होने वाला है। इस कैरियर में ट्विन आइलैंड लेआउट को प्लेस किया जाने वाला, लेकिन एरोडायनामिक शेप और एयर फ्लो को इंप्रूव करने की कोशिश किया जाने वाला है। इसे सॉर्टी रेट मतलब एयरक्राफ्ट की लॉन्च रिकवरी साइकिल में 20% के आसपास इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के इंडिजिनस लॉन्ग रेंज कैमिकाजी ड्रोन प्रोजेक्ट को लेकर है। दोस्तों, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से यानी नाल की तरफ से अभी एक एम्बिशियस 150 kg क्लास की लॉटरिंग मुनिशन को डेवलप करने का प्लान अनवील किया गया है, जो कि एक स्टेल्थ एनेबल्ड डू और डाई UAV होने वाला है, जो 900 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल रेडियस और 6 से 9 घंटे तक की एंड्योरेंस को डिलीवर करने वाला है। ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत के अंदर पब्लिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को कंबाइन करने वाला है और इसके लिए नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस को अपना प्रोडक्शन पार्टनर सिलेक्ट किया गया और वॉर इंटीग्रेशन के लिए इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड को पार्टनर बनाया गया है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इस लॉटरिंग मुनिशन का प्रोटोटाइप फैब्रिकेशन लेट 2026 में करने का प्लान किया जा रहा है और फ्लाइट ट्रायल को 2028 में करने का प्लान किया गया। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर मौजूद होने वाली इंडिजिनस वंकेल रोटरी इंजन होने वाला है, जो कि एक कॉम्पैक्ट 30 HP स्टैंडर्ड की इंजन होने वाली है और इसी इंजन की वजह से UAV लॉन्ग ड्यूरेशन लॉटरिंग मिशन को एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म करने में सक्षम होने वाला है और हमारी फॉरेन इंजन के ऊपर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने वाला है। इसकी एयरफ्रेम को भी लाइटवेट कंपोजिट से बनाने का प्लान किया जा रहा है और इसमें ब्लेंडेड विंग बॉडी और रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिस वजह से एनिमी एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करना काफ़ी आसान होने वाला है। इस ड्रोन का विंग स्पैन करीब 3.5 मीटर के आसपास होने वाले और टोटल वेट लगभग 150 kg तक होने वाली। इसका नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड 144 किलोमीटर से लेके 162 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और ये मैक्सिमम 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हासिल कर सकता है। इसके अलावा इसमें 25 kg तक का एक्स्ट्रा वॉरेट को भी इंटीग्रेट करने का ऑप्शन रखा गया। पेलोड के तौर पर इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड लेजर डेजिनेटर और एडिशनल सेंसर पैक को इंटीग्रेट किया जा सकता है और कुल मिलाकर इसको ISR ऑपरेशन से लेके प्रिसिजन स्ट्राइक करने तक फुल मिशन स्पेक्ट्रम में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट मिट्योर मिसाइल की तरफ से और अभी हम मिट्योर मिसाइल को लेके एक फ्रेश ऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एक नए बैच में एडिशनल मिट्योर मिसाइल को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है। ये डील लगभग 1500 करोड़ के आसपास की होने वाली है, जो कि 2020 के रफाल पैकेज के बाद एक फ्रेश रिपीट ऑर्डर होने की उम्मीद किया जा रहा है।
डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इस प्रपोजल को नवंबर 2025 तक अप्रूवल देने की उम्मीद किया जा रहा है। अब मीटियोर मिसाइल की बात करें तो रफाल को खरीदने के पीछे मीटियोर मिसाइल को एक मेजर कारण कहा जा सकता है, लेकिन रिसेंटली हुई कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रफाल को मीटियोर मिसाइल के साथ नहीं देखा गया था। इस वजह से प्रीवियस रफाल डील को लेकर काफी सारे सवाल खड़े हो चुके हैं कि पिछले बैच में ऑर्डर किए गए मीटियोर मिसाइल अभी तक भारत को डिलीवर किया गया या फिर नहीं किया गया। यहाँ तक कि एक दिन पहले हमारे प्रेसिडेंट के सामने डिस्प्ले की गई रफाल की सभी वेपन को डिस्प्ले किया गया था, लेकिन उसमें मीटियोर मिसाइल मौजूद नहीं था। और ये रफाल डील पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क को अभी खड़ा कर रहा है, क्योंकि 2016 की डील में इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के अंदर मीटियोर मिसाइल को शामिल किया गया था, जिसके लिए एमबीडीए को एक्स्ट्रा पैसा भी दिया गया था, लेकिन आज तक मीटियोर मिसाइल को किसी भी इंडियन रफाल के साथ देखा नहीं गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले डील में यानी कि 2016 में जो 36 रफाल की डील किया गया था, उसमें लगभग 200 मीटियोर मिसाइल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, लेकिन इस बार कितने मीटियोर मिसाइल को खरीदा जाने वाला है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अब अगर टोटल डील की कॉस्ट के बारे में बात करें तो अभी एडिशनल ऑर्डर किए जाने वाले टोटल डील की कॉस्ट 1500 करोड़ के आसपास होने वाली। तो मीटियोर मिसाइल की 2019 के प्राइस के हिसाब से इस डील में 70 से 80 के बीच मीटियोर मिसाइल को एक्वायर किया जाने वाला है, जो कि रफाल की प्राइमरी वीवीआर मिसाइल होने वाली। और मीटियोर मिसाइल के बिना रफाल को कोई भी मॉडर्न 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट आसानी से वीवीआर फाइट में डिफीट कर सकता है। यहाँ तक कि बिना मीटियोर मिसाइल के रफाल को पाकिस्तान के पुराने F-16 भी आसानी से पीछे छोड़ सकते हैं। और इसी वजह से अभी एडिशनल मीटियोर मिसाइल को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। या फिर एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि अभी जो एडिशनल 70 से 80 के आसपास मीटियोर मिसाइल को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, इनको इंडियन नेवी के रफाल के लिए खरीदने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट डीआरडीओ के नए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की तरफ से है, जिनको अभी भारत की मेन बैटल टैंक अर्जुन सीरीज के लिए स्पेशली डिजाइन किया जा रहा है। ये एक फुली ऑटोनोमस हार्ड किल प्रोटेक्शन सिस्टम होने वाला है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव अर्जुन सीरीज के टैंक की सर्वाइविलिटी को इंप्रूव करने पर होने वाली है। इसको इनकमिंग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी और ड्रोन बेस्ड मुनिशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। इस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के कोर में एक एक्स बैंड एएसआर रडार और मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर सूट मौजूद होने वाली, जो कि 360 डिग्री कवरेज के साथ साथ रियल टाइम में थ्रेट को डिटेक्ट करने का काम करने वाले। और जैसे ही सिस्टम की तरफ से किसी इनकमिंग मिसाइल को या थ्रेट को डिटेक्ट किया जाएगा, तो ऑनबोर्ड एल्गोरिथम उसके ट्रैजेक्टरी को कैलकुलेट करके विद इन मिली सेकेंड में एक काउंटर मुनिशन को फायर करने वाला है। ये काउंटर मुनिशन ब्लास्ट फ्रैगमेंटेशन या काइनेटिक पेनिट्रेटर के टाइप का होने वाला है, जो टारगेट के आसपास पहुंचने के बाद एक्सप्लोड करने वाला है, जिससे इनकमिंग मिसाइल टैंक की मेन आमद तक पहुंचने से पहले ही नष्ट होने वाला है। इस प्रोजेक्ट को अभी डीआरडीओ के कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि सीवीआरडी की तरफ से लीड किया जा रहा है। साथ ही इसमें टीवीआरएल यानी टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी और एलआरडी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी मेजर रोल को प्ले किया जा रहा है। ये पूरा इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत के अंदर चलाया जा रहा है, जहां भारत अपने टैंक प्रोटेक्शन सिस्टम में कंप्लीट सेल्फ रिलायंस को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। 2023 में ही डीआरडीओ की तरफ से अपने इन हाउस कंपोनेंट जैसे कि लॉन्च ट्यूब, सॉलिड प्रोपेलेंट और ब्लास्ट वारेट को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया गया था और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्टैटिक और डायनामिक कंडीशन में इनका ट्रायल कंडक्ट किया गया था। ये ट्रायल RPG-7 और लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के खिलाफ किए गए थे और रिजल्ट काफी इंप्रेसिव पाए गए थे, जिसमें हमारी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की तरफ से 90% ज्यादा इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट कर दिया गया था। और ये टेस्ट एक्सट्रीम हीट और डेजर्ट कंडीशन में किया गया था, मतलब नॉर्मल कंडीशन में और भी इफेक्टिव होने की उम्मीद किया जा रहा है। अब एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम हालांकि अर्जुन टैंक के लिए डेवलप किया गया, लेकिन इसको मॉड्यूलर अप्रोच से बनाया जा रहा है, जिस वजह से इसे आसानी से किसी भी टैंक में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी के प्लान के मुताबिक इसकी कुछ ट्रायल को 2026 में करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद इसे 2027 में अर्जुन टैंक में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाने वाला है, जिसके बाद इसकी मास प्रोडक्शन को क्लियर किया जाने वाला है, जिसमें L&T और टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से आगे चल के इसको मास प्रोड्यूस किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट कूसा की नेवल वेरिएंट को लेकर है। दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से अभी एक बहुत ही बोल्ड स्ट्रेटेजिक कदम उठाने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें अभी नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को फ्लोटिंग फोर्ट्रेस बनाने की प्लानिंग कर रही है। इंडियन नेवी की तरफ से अभी डीआरडीओ के प्रोजेक्ट कूसा पर बेस्ड एक नेवल एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने के प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसे अभी INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जिसमें प्रोजेक्ट कूसा की M2 इंटरसेप्टर मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा चुका है और इसकी रेंज करीब 250 किलोमीटर तक होने वाली है। ये सिस्टम इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर को दुनिया की मोस्ट हेवीली डिफेंडेड वॉरशिप की कैटेगरी में ऐड करने वाला है, यानी कि इन मिसाइल को हमारे वॉरशिप में इंटीग्रेट करने के बाद या एयरक्राफ्ट कैरियर में इंटीग्रेट करने के बाद इनको पेनिट्रेट कर पाना बहुत ही मुश्किल बनने वाला है।
M2 मिसाइल जो कि प्रोजेक्ट कुसा का मिड टियर का इंटरसेप्टर मिसाइल है, एक सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल होने वाली, जिसमें हाइपरसोनिक थ्रेट, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को भी न्यूट्रलाइज करने की क्षमता होने वाली। ये मिसाइल मार्क 7 तक की स्पीड में आने वाले टारगेट को भी एंगेज कर सकता है और इसके एक्टिव रडार सीकर की वजह से इसकी किल प्रोबेबिलिटी 80 से 90% के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि बैरक 8 से काफ़ी ज़्यादा होने वाली। M2 मिसाइल को खास तौर पर अभी INS विक्रांत पर 2028 से 2029 के बीच डिप्लॉय करने का प्लान किया जा चुका है और उसके बाद फ्यूचर कैरियर जैसे कि INS विक्रमादित्य 2 या IC-2 में भी इसको इंटीग्रेट करने की उम्मीद किया जा रहा है। अभी के हमारे कैरियर में 32 से 48 के आसपास वर्टिकल लॉन्च ट्यूब मौजूद होते हैं, जिसमें कुल मिलाकर 200 से 300 के आसपास मिसाइल को कैरी किया जा सकता है। और अभी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में M2 इंटरसेप्टर मिसाइल के साथ साथ मिड रेंज की बैरक 8 और शॉर्ट रेंज की VLSR SAM को भी डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि एक 360 डिग्री का बबल डिफेंस को क्रिएट करने वाला है, जो कि 250 किलोमीटर तक का एक नो फ्लाई जोन को मेंटेन करने में हमारी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मदद करने वाली, जो कि वर्तमान के 80 से 100 किलोमीटर वाले बैरक 8 के एयर डिफेंस सिस्टम कवरेज से काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।